नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। जैसा कि फ्रेंड्स, आज है आपका 18 जुलाई और 18 जुलाई के चारों शिफ्टों का यानी कि फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ, ठीक है, चारों शिफ्टों का एग्जाम आपका समाप्त हो गया है। तो आज की इस वीडियो में देखेंगे कि चारों शिफ्टों में आपके जीके के कौन कौन से प्रश्न पूछे गए हैं। जो भी प्रश्न फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ शिफ्ट के एनालिसिस में छूट गए थे, सभी प्रश्नों को शामिल कर दिया गया है। ये जो प्रश्न है आपको पूरे यूट्यूब पर कहीं भी नहीं मिलेगा। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। और इसका जो पीडीएफ है आपको टेलीग्राम पर भेज दिया गया है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप लोग जाकर ज्वाइन हो जाइए। 10,000 सब्सक्राइबर है जो कि टेलीग्राम पर भी होने वाला है, ठीक है। तो देखिए, आज का जो हमारा जो पहला जो प्रश्न है अभी का, वह है कि भारतीय सेना में पहली महिला लड़ाकू पायलट कौन है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका कैप्टन अभिलाषा बराक, इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। कैप्टन अभिलाषा बराक की बात करेंगे तो ये आपका हरियाणा से भारतीय सेना में एक अधिकारी है। उन्होंने अपना प्रशिक्षण ऑफिस ट्रेनिंग एकेडमी सनई से शुरू किया था और उन्हें 2022 में भारतीय सेना में पहली महिला लड़ाकू एविएटर बनने के लिए जाना जाता है, ठीक है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, थब्बल जो चोंगवा जो नृत्य थे किस राज्य का लोक नृत्य थे। तो थब्बल जो चोंगवा जो नृत्य थे ये दोस्तों आपका मणिपुर का लोक नृत्य है, ठीक है। यह एक प्रकार का मणिपुरी नृत्य है जहाँ लड़के और लड़कियाँ एक साथ हाथ पकड़ते हैं और एक मंडली में गाते हैं और नृत्य करते हैं। विशेष रूप से इस त्यौहार से जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया है कि कौन सा जो तत्व है अपना अस्तक पूरा करने के लिए अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन साझा करता है। तो इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा वो दोस्तों आपका सोडियम हो जाएगा। लेकिन आप याद रखिएगा, सोडियम आपका एक इलेक्ट्रॉन खोकर अपने अस्तक को पूरा करने की कोशिश करता है, ठीक है। इसके अलावा फ्लोरीन की बात करें तो फ्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन प्राप्त करके अपना अस्तक को पूरा करने की कोशिश करता है। बस यही फैक्ट्स है जो कि आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि पीएम जो मित्रा योजना है वो आपका किससे संबंधित है, ठीक है। तो पीएम मित्रा योजना आपका टेक्सटाइल पार्कों के विकास से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस योजना का जो शुरुआत है वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी के द्वारा 2021 में किया गया था। मित्रा का मतलब होता है मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन और अपरेलर पार्क, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था शक्ति योजना के बारे में, ठीक है। पूछा गया था कि 400 मेगावाट की कुल विद्युत की खरीद हेतु कौन सी योजना चलाई गई है। उसका राइट आंसर आपका शक्ति योजना था, ठीक है। तो शक्ति योजना के बारे में कुछ फैक्ट जाने तो हाल ही में विद्युत मंत्रालय ने शक्ति यानी कि भारत में पारदर्शी रूप से कोयले के दोहन और आवंटन योजना, ठीक है, यानी कि स्कीम ऑफ हार्सनिंग एंड अलॉटिंग कोयला ट्रांसप्लांट इन इंडिया शक्ति नीति के तहत वित्त स्वामित्व और संचालन के आधार पर 5 साल के लिए प्रतिस्पर्धा के आधार पर 4500 मेगावाट की कुल विद्युत की खरीद हेतु एक योजना शुरू की है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा जो चलाया गया था चांदी का सिक्का उसका नाम क्या था। तो उसका नाम था दोस्तों आपका अदाली, ठीक है। तो इसका राइट आंसर आपका अदाली हो जाएगा। इसके अलावा इसके द्वारा सोना का भी सिक्का चलाया गया था जिसे कि दिनार कहा जाता है, ठीक है। इसके अलावा इल्तुतमिश के द्वारा भी आपका चांदी का टिक्का चलाया गया था, चांदी का सिक्का चलाया गया था जिसे कि टक्का, और तांबा का जित्ता को जित्तल कहा जाता है, ठीक है। इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि भारत में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है। तो भारत में बात करेंगे फ्रेंड्स तो आपका मानसूनी जलवायु पाया जाता है। तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, मानसून इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। भारत के पास विश्व के कुल भूभाग का 2.4% है। भारत क्षेत्रफल के हिसाब से दुनिया का 7वां सबसे बड़ा देश है और भारत 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर पर है जो कि स्थित है, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया आपका कि सबसे ज़्यादा आयरन और स्टील फैक्ट्री किस पठारी भाग में है। तो इसका राइट आंसर छोटा नागपुर का पठार आपका हो जाएगा। छोटा नागपुर का जो पठार है भारत को रूर कहा जाता है क्योंकि यहाँ खनिज के दृष्टिकोण से परिपूर्ण पठार है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि निम्नलिखित में से एक आंदोलन में आप नीति निषेध तत्व के झलक को देख सकते हैं। यानी कि पूछा गया था निम्नलिखित में से किस आंदोलन में आप नीति निषेध तत्व के झलक को देख सकते हैं। गांधी इरविन समझौता, पूना समझौता, कराची अधिवेशन, नेहरू रिपोर्ट दिया गया था। तो इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा नेहरू रिपोर्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था एमपैक्स 2023 सैन्य अभ्यास है जो कि आपका किस राज्य में हुआ है। तो इसका राइट आंसर आपका आंध्र प्रदेश हो जाएगा। इसमें भारतीय आर्मी तथा वायुसेना के जवान शामिल होते हैं
और ये द्विवार्षिक संयुक्त सैन्य अभ्यास है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि बौद्ध धर्म में प्रथम जो भिक्षुणी थी वो आपका कौन थी, तो इसका राइट आंसर आपका महाप्रजापति गौतमी इसका राइट आंसर हो जाएगा। महाप्रजापति गौतमी एक महान विष्णु है जिन्होंने अरहत पद पर प्राप्त किया है। विष्णु बनने वाली यह पहली महिलाओं में से एक है। बुद्ध का गौतम नाम गौतमी के नाम से ही पड़ा था। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि जीडीपी डिफ्लेटर से क्या तात्पर्य है, तो इसका जो ऑप्शन दिया गया था आपका नॉमिनल जीडीपी बट्टा रियल जीडीपी इनटू 100 इसका राइट आंसर था। अब बात कर लेते हैं जीडीपी मूल यानी कि सकल घरेलू उत्पाद मूल डिफ्लेटर जिसे कि जीडीपी डिफ्लेटर या अंतर्निहित मूल डिफ्लेटर के रूप में भी जाना जाता है, एक अर्थव्यवस्था में उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों में बदलाव को मापता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि मेवाड़ के किस राजा ने मुगल सम्राट जहांगीर की सेवा स्वीकार की थी। क्वेश्चन का लेवल आपका सेम था, चेंज था। ठीक है, आपका अमर सिंह क्वेश्चन में दिया गया था, जहांगीर आंसर में दिया गया था, लेकिन हमने चेंज कर दिया है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपका अमर सिंह हो जाएगा, लेकिन आपकी क्वेश्चन के हिसाब से जहांगीर इसका राइट आंसर है। महाराणा अमर सिंह प्रथम महाराणा प्रताप के सबसे बड़े पुत्र और उत्तराधिकारी थे। वो सिसोदिया राजपूतों के मेवाड़ वंश के 13वें शासक थे। ठीक है, अब मेवाड़ के अमर ने 1615 में जहांगीर के समक्ष प्रस्तुत किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि एनआईटी इन फोटोग्राफी इज द यूनिट ऑफ व्हाट। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपका लुमिनेंस इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि प्लेटी हेल्मिटेंस और उत्सर्जन और ऑस्मोरेगुलेशन के अंग है, जिसका राइट आंसर आपका फ्लेम सेल हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा प्लेटी हेल्मिट में उत्सर्जन और ऑस्मो रेगुलेशन फ्लेम सेल्स वाले प्रोटोन फीडियल सिस्टम की मदद से होता है। प्रोटोजोआ में एनिलिट्स और सिकुड़ी हुई रसायनों में रसधनियों में मौजूद नेफ्रिडिया उत्सर्जन और ऑस्मो रेगुलेशन में मदद करता है। हेपेटिक सी का ऑर्थोपोडा में देखा जाता है और यह पाचन एंजाइमों का क्या करता है, तो स्राव करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था आपका कि ये आपका जो नाम दिया गया था आरजी भंडाकर, पूछा गया था ये कौन से समाज से संबंधित है, तो उसका राइट आंसर आपका प्रार्थना समाज था। ठीक है, प्रार्थना समाज की बात करेंगे तो स्थापना आपका आत्माराम पांडुरंग के द्वारा किया गया था। इसके अलावा 31 मार्च 1867 को किया गया था। इनका जो सहयोगी थे महादेव गोविंद रनाडे थे और इतिहासकार आरजी भंडाकर था, तो इन्हीं के बारे में पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया आपका कि पाणिनि का जो पुस्तक है अष्टाध्यायी निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित है, तो संस्कृत व्याकरण इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अष्टाध्यायी का जो अर्थ है 8 अध्याय है। पाणिनि के द्वारा 6वीं से 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में लिखे गए व्याकरण पर एक संस्कृत ग्रंथ है। यह भाषा के हर पहलू को नियंत्रित करने वाले बीजगणितीय नियमों के साथ एक निर्देशात्मक और जनक व्याकरण है। यह 3 सहायक ग्रंथों द्वारा पूरक है, अक्षर समन्वय, धातुपथ और आपका गणपथ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि दिसंबर 2021 में सुप्रीम कोर्ट ने किन 2 राज्यों में स्थानीय निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण पर रोक लगा दिया था, तो इसका राइट आंसर आपका मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि 2021 में मंजमा जोगाती को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के द्वारा कौन सा पुरस्कार दिया गया था, तो पद्मश्री इनको दिया गया था, जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये जो मंजमा जोगाती थी ये दोस्तों आपका ट्रांसजेंडर लोक नर्तकी थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि भारतीय इतिहास में अस्थिर जनसंख्या वृद्धि किस चरण में देखी गई है, तो वो चरण था आपका 1901 से 1921 का। ठीक है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा। भारत में जो जनसंख्या वृद्धि है उसकी 4 अवस्थाएं होती है। पहला तो आपका 1901 से 1921 जो कि अस्थिर विकास की अवधि कहा जाता है। जन्म दर और मृत्यु दर समान रूप से उच्च थी। इसके अलावा एक आपका समय 1921 से 1951 तक का था, उसमें भी आपका अस्थिर विकास की अवधि थी। स्वास्थ्य सुविधाओं और स्वच्छता में समान सुधारों से मृत्यु दर में कमी आई थी। एक आपका 1951 से 1981 तक का था, जिसमें जनसंख्या विस्फोट का काल है, जो कि जन्म दर मृत्यु दर से बहुत अधिक हो गया था। इसके अलावा आता है आपका 1981 के बाद जनसंख्या की उच्च वृद्धि दर दिखाई दी, जो कि धीरे धीरे धीमी हो रही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि स्टील और लौह अयस्क किस क्षेत्र में अधिक मात्रा में उपलब्ध होता है, तो उत्तर पूर्वी पठारी क्षेत्र आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि अल्लारिपू नृत्य किस शास्त्रीय नृत्य का भाग है, तो ये दोस्तों आपका भरतनाट्यम जो कि तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य है उसका भाग है। अगला है कि किस पंचवर्षीय योजना को अर्थव्यवस्था के उदारीकरण के रूप में जाना जाता है, तो वर्ष 1992 से वर्ष 1997 तक 8वीं पंचवर्षीय योजना को अर्थव्यवस्था के उदारीकरण के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि 2019 में नर्तकी नटराज को पद्मश्री
पद्मश्री से सम्मानित किया गया था वो किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित थी? तो ये दोस्तों आपका भरतनाट्यम से संबंधित थी। राइट आंसर आपका भरतनाट्यम हो जाएगा। नृतंगना नर्तकी नटराज पद्म पुरस्कार पाने वाली क्या थी? तो पहली महिला ट्रांसजेंडर थी। ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था मेटोलॉइड्स यानी कि उपधातु का एग्जाम्पल पूछा गया था। तो द 7 मोस्ट पॉपुलर मेटोलॉइड्स आर, कौन कौन सा है? तो बोरोन है, जर्मेनियम है, सिलिकॉन है, एंटीमनी है, आर्सेनिक है, टेल्रियम है एंड आपका पोलिनियम है। तो इनमें से ही एक ऑप्शन कोई दिया गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था अल्बर्ट आइंस्टाइन किस भारतीय अहिंसा के पथ पर चलने से प्रभावित थे? तो इसका राइट आंसर आपका महात्मा गांधी हो जाएगा। आइंस्टाइन महात्मा गांधी से बहुत प्रभावित थे, जिनके साथ उन्होंने लिखित पत्रों को आदान प्रदान किया। उन्होंने गांधी को आने वाली पीढ़ी के लिए एक रोल मॉडल के रूप में वर्णित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका मैच ऑफ द फ्लोइंग से था, जिसमें आपका 4 देश का नाम दिया गया था और उसके ऑफिशियल यानी कि अधिकारी भाषा से मिलान करना था। तो नेपाल का जो आपका ऑफिशियल लैंग्वेज यानी कि अधिकारी भाषा है वो दोस्तों आपका नेपाली है। म्यांमार का आधिकारिक भाषा आपका वर्मिश है। इसके अलावा भूटान की आधिकारिक भाषा की बात करें तो जोंगखा है और आपका श्रीलंका का आधिकारिक भाषा आपका सिंगली है। यही 4 ऑप्शन दिए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि पृथ्वी और चंद्रमा की गति के कारण समुद्र में एक दिन में कितनी बार ज्वार भाटा आता है? तो इसका राइट आंसर आपका 2 बार हो जाएगा। पृथ्वी पर प्रत्येक स्थान पर प्रतिदिन 12 घंटे 26 मिनट के बाद ज्वार तथा ज्वार के 6 घंटा 13 मिनट के बाद भाटा आता है। ज्वार प्रतिदिन 2 बार आता है, एक बार चंद्रमा के आकर्षण से, दूसरी बार पृथ्वी के अपकेंद्रीय बल के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया वी हैव विंग्स यानी कि हमारे पास भी पंख है कि थीम किससे संबंधित था? तो दोस्तों आपका टोक्यो पैरा ओलंपिक हुआ था 2020 में, उसी से संबंधित था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया तोताराम शर्मा हैं जो कि किसके प्रतिपादक थे? तो पखावज के आपके क्या थे? प्रतिपादक थे। एक आपका TH विनायक कारम के बारे में पूछा गया था, किस वाद्य से संबंधित थे? तो घटम इसका राइट आंसर था। हालांकि दोनों जो क्वेश्चन है आपका एक ही क्वेश्चन का भाग था, मिलान करना था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि राज्यों में मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की संख्या कितनी होनी चाहिए? तो आपका 15% होना चाहिए। 15% से अधिक है जो कि आपका होना नहीं चाहिए। ये दोस्तों आपका 91वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के अनुच्छेद 164 में खंड 1A में सम्मिलित किया गया था, जिसके अनुसार बताया गया था कि किसी राज्य की मंत्रिपरिषद में मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की जो कुल संख्या है राज्य विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 15% से अधिक है, जो कि नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था आपका कालबेलिया जो लोक नृत्य है निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों आपका हो जाएगा वो आपका राजस्थान हो जाएगा। हमने फर्स्ट सेकंड थर्ड सभी शिफ्टों में दोस्तों आपको ये बताया था कि आपका जो कालबेलिया जो नृत्य है इसे आपका गुलाबो सपेरा नृत्य भी कहा जाता है, स्नेक चावल नृत्य भी कहा जाता है। ठीक है, तो आपका इसका राइट आंसर होगा। इसके अलावा ऑप्शन में एक महाराष्ट्र था, तो महाराष्ट्र का आपका एक लावनी नृत्य होता है जो कि आपका नेक्स्ट स्टेप में पूछा ही जाएगा कभी ना कभी। एक है आपका धनगरी गजा, एक है दोस्तों आपका कोली नृत्य, एक है आपका तमाशा नृत्य। ठीक है, तो ये सभी आपका जो नृत्य है वो आपका महाराष्ट्र से संबंधित है। इसके अलावा केरल की बात करेंगे तो केरल का जो लोक नृत्य है एक तो आपका कथकली और मोहिनीअट्टम, ये तो दोनों आपका क्या है, तो ये दोस्तों दोनों आपका तो शास्त्रीय नृत्य हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा एक है आपका थिरवी थिरकल्ली, एक है चक्यार कुत्थू। ठीक है, ये सभी आपका केरल का लोक नृत्य है। गुजरात की लोक नृत्य की बात करेंगे तो एक आपका डांडिया रास हो जाएगा, एक आपका गरबा हो जाएगा, एक आपका टिप्पणी हो जाएगा, एक आपका पधार हो जाएगा। गरबा से रिलेटेड प्रश्न तो आज ही के फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया था कि गरबा आपका कौन सा फेस्टिवल में किया जाता है, जिसका राइट आंसर आपका क्या था, नवरात्रि था। ठीक है, तो ये आपका संबंधित आपका प्रश्न पूछा गया था। इसके अलावा वीडियो में आगे बढ़ें तो आपको बता दें कि बहुत सारे स्टूडेंट के मन में एक डाउट चल रहा है कि आपके जो पेड PDF है और फ्री PDF है उसमें दोनों में अंतर क्या है। तो दोनों में दोस्तों अंतर आपका यही है कि जो फ्री जो PDF है आपको टेलीग्राम के पब्लिक ग्रुप में दिया जाएगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। ये जो PDF है दोस्तों आपका डेली बेसिस पर दिया जाता है, प्रत्येक दिन का एक PDF। इसके अलावा इसमें तो उतना ही प्रश्न शामिल होते हैं जितना आपको वीडियो बनाते समय मिल जाते हैं। इसके अलावा इसका कोई शुल्क नहीं होता है और ये PDF आने में कभी कभी लेट भी हो सकता है, लेकिन आएगा जरूर। ठीक है, लेकिन पेड PDF में दोस्तों आपका क्या है, ये आपका टेलीग्राम के प्राइवेट ग्रुप में दिया जाता है। प्राइवेट ग्रुप को आप अगर ज्वाइन करना चाहते हैं तो मात्र 20 रुपये के न्यूनतम शुल्क पर ज्वाइन कर सकते हैं। ऑनलाइन आपको पे करना होगा। यहाँ दोस्तों प्रत्येक दिन आपका PDF नहीं दिया जाता है, यहाँ दोस्तों प्रत्येक दिन आपका कंबाइंड PDF दिया जाता है, यानी कि 3 दिन अगर आज मिला के एग्जाम हुआ है तो तीनों दिन का PDF आपको एक ही PDF में देखने को मिलेगा हर रोज़। ठीक है, इसके अलावा यहाँ PDF आपका प्रत्येक दिन एक निर्धारित समय पर
आता है और जितना प्रश्न आपका मिल सके वो दोस्तों आपका अप टू डेट होते रहता है। ठीक है, मान के चलते हैं कि 10 बजे आपको PDF भेज दिया गया है, 11 बजे तक सारा प्रश्न मिल गया है, तो आपको 11 बजे के बाद और भी अपडेट जो PDF है आपको पेड में भेज दिया जाता है। ये आपका फ्री में नहीं मिलता है। इसे ज्वाइन करने के लिए आप दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर आपको सामने दिख रहा होगा। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स हम लोग वीडियो में आगे बढ़ते हैं। जिन लोगों को ज्वाइन होना है आप लोग व्हाट्सएप पे संपर्क कर लीजिएगा, वहाँ पर आसानी से ज्वाइन हो जाइएगा। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन देखिए पूछा गया था कि तानसेन है जो कि किस वाद्य यंत्र से आपका विशेषज्ञ है, किस वाद्य यंत्र में। तो एक आपका रबाब ऑप्शन में दिया गया था जो कि आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उन्होंने रबाब एक तारिक यंत्र होता है उसके आविष्कार किया था। ठीक है, तो आपका रबाब इसका राइट आंसर हो जाएगा। बात करें तानसेन का तो ये दोस्तों आपका अकबर के 9 रत्नों में से एक था। अकबर के दरबार में रहता था, अकबर के 9 रत्न हुआ करते थे, जिसमें से एक आपका तानसेन भी था जो कि आपका संगीतकार था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पूछा गया था कि माइटोकॉन्ड्रिया होता है वह आपका किस में नहीं पाया जाता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया की बात करते हैं तो ऑप्शन में 4 प्रकार के दिए गए थे। ऑप्शन भी अगर हम आपको बताएं तो क्या क्या ऑप्शन आए थे, तो वो ऑप्शन में दोस्तों आपका क्या क्या आया था। तो एक तो आपका जीवाणु दिया गया था। ठीक है, जीवाणु दोस्तों आपका ऑप्शन में दिया गया था। ठीक है, इसके अलावा बात करें तो एक आपका कवक दिया गया था। कवक के बाद दोस्तों आपका एक ईस्ट दिया गया था। ईस्ट के बाद दोस्तों आपका एक शैवाल दिया गया था। ठीक है, शायद शैवाल दिया गया था। तो जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो दोस्तों आपका हरे शैवाल में और आपका जीवाणु में नहीं पाया जाता है। ठीक है, इन दोनों में नहीं पाया जाता है। आपका हरा शैवाल याद रखिएगा और आपका जीवाणु याद रखिएगा। ठीक है, जीवाणु नीलहरित शैवाल को छोड़कर अन्य सभी सजीव जंतु पादप कोशिकाओं के कोशिका द्रव में अनियमित रूप से बिखरे हुए दोहरी झिल्ली आवंध यानी कि कोशिकांगों को सूत्रकणिका या सूत्रकणिका आपका माइटोकॉन्ड्रिया को ही बोला जाता है। ठीक है, उसे कहते हैं, उसमें आपका पाया जाता है। और कोशिका के अंदर सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखने में ये गोल, लंबे या अंडाकार दिखते हैं। और माइटोकॉन्ड्रिया भी सभी प्राणियों में और उनकी कोशिकाओं में जो कि पाया जाता है। बस नीलहरित शैवाल और आपका क्या जीवाणु को छोड़कर उसमें पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि टोक्यो जो पैरा ओलंपिक आपका हुआ था उसमें आपका कितने देशों ने भाग लिया था। तो इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा सामने लिखा हुआ है 163 देश यानी कि 163 देश। ठीक है, 163 देशों ने भाग लिया था। अगर खिलाड़ियों की संख्या भी आपसे अगर अगले शिफ्ट में पूछ दिया जाता है तो खिलाड़ियों की संख्या आपका हो जाएगा 4500 यानी कि 4500। अगर खेल पूछ दिया जाए कितना खेल हुआ था, टोटल आपका 22 खेल हुआ था। इसके अलावा अगर आपसे पूछ दिया जाए कितनी स्पर्धाएं हुआ था तो ये दोस्तों आपका 540 स्पर्धाएं हुआ था। इसके अलावा पूछ दिया जाए कि टोक्यो पैरा ओलंपिक का केवां संस्करण, टोक्यो जो पैरा ओलंपिक 2020 का था वो आपका केवां संस्करण था, तो आपको 16वां संस्करण है जो कि मार देना है। इसके अलावा भारत के परिप्रेक्ष्य में कुछ पॉइंट को देखें तो भारत आपका पहली बार पैरा ओलंपिक में भाग कब लिया था, तो ये आपका 1968 ईस्वी में लिया था। ठीक है, इसके अलावा टोक्यो जो पैरा ओलंपिक हुआ था भारत ने कुल कितने पदक जीते थे, तो 12 पदक जीते हैं। ठीक है, भारत की तरफ से आपका 54 खिलाड़ी ने इस स्पर्धा में भाग लिया था। ठीक है, इसके अलावा भारत ने अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन देते हुए 19 पदक जीते थे। ठीक है, थोड़ा इसको देख लीजिएगा, 19 पदक आपका है कि 12 पदक है। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा हम देख लेंगे, बाकी मिसप्रिंट हो गया है। ठीक है, देखिए 5 देखिए इसी में पता चल जाएगा। 5 आपका स्वर्ण जीता था, 8 आपका रजत और 11 कांस्य पदक है जो कि आपका भारत ने जीता है। तो 6 + 5 = 11, 8 19। ठीक है, तो ये आपका 12 काट दीजिए और 19 पदक आपको याद रखना है कि भारत ने टोक्यो पैरा ओलंपिक में है जो कि जीते हैं। ठीक है, इसके अलावा आपका भारत का केवां स्थान था, ये भी प्रश्न आपसे पूछा जा चुका है। तो भारत का स्थान था आपका 24वां। ठीक है, इसको भी याद रखिएगा। फर्स्ट स्थान पर आपका कौन था, तो चीन था। सेकेंड पे दोस्तों आपका कौन था, तो ब्रिटेन था। थर्ड पे दोस्तों आपका USA था। फोर्थ पे दोस्तों आपका रूस था। 5वां पे दोस्तों आपका नीदरलैंड था। ठीक है, तो ये 5 देश थे टॉप पर और भारत का स्थान आपका 24वां था। ठीक है, आपको PDF में दे भी दिया गया था कि आपका कौन कौन से फर्स्ट पे थे, सेकंड पे थे, थर्ड पे थे और साथ में आपका देश का नाम भी दिया गया था। आप लोग जाकर एक बार PDF को खोल के देख लीजिए कि आपका देश का नाम है जो कि दिया गया था कि नहीं दिया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन का अंत कब हुआ था। ये क्वेश्चन दोस्तों आपका क्या हुआ है, तो रिपीटेड हुआ है। भले ही क्वेश्चन का जो आपका लैंग्वेज है थोड़ा सा चेंज कर दिया गया है, लेकिन क्वेश्चन ये आपका रिपीटेड हुआ है। ठीक है, तो भारत में अगला जो क्वेश्चन, पिछला बार जो क्वेश्चन पूछा गया था वो
पूछा गया था कि भारत का जो शासन है ब्रिटिश क्राउन के अधीन कौन से शासन अधिनियम के तहत गया था। तो ये दोस्तों आपका 1858 का शासन भारत शासन अधिनियम आया था। उस समय आपका ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन का अंत हुआ था और जो आपके महारानी थी ब्रिटिश सरकार का, उसका जो आपका ब्रिटिश रानी का जो हस्तक्षेप है वो दोस्तों आपका भारत पे होने लगा था। तो भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी यानी कि EIC का शासन 1757 में प्लासी के युद्ध के बाद आपका शुरू होता है और 1857 के भारतीय विद्रोह के बाद आपका समाप्त हो जाता है। 1858 में भारत सरकार का अधिनियम 1858 के द्वारा भारत पर ब्रिटिश सरकार का प्रत्यक्ष नियंत्रण स्थापित हो जाता है। ठीक है, 1858 के भारत सरकार अधिनियम के बाद क्राउन ने भारत पर आधिपत्य जमा लिया और इस बिंदु पर भारत और ब्रिटिश राज कंपनी का शासन है जो कि समाप्त हो गया। ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी है वो इसकी स्थापना कब होता है तो 1600 ईस्वी में होता है। ठीक है, 1600 ईस्वी में यह भारत आता है, व्यापार करता है। व्यापार करते करते इसको सोचता है कि यहाँ के जो लोग हैं थोड़ा सा आपका बेवकूफ़ टाइप के हैं, तो यह दोस्तों धीरे धीरे क्या करता है भारत पर अपना जो शासन है अपना आधिपत्य जमाने लगता है। अंततः आपका 1757 में प्लासी का युद्ध होता है। उसके बाद से यह पूरी तरह आपका भारत का जो शासन है अपने अंडर ले लेता है, मात्र ये कंपनी लेता है। ठीक है, कंपनी आपका ब्रिटेन का था, लेकिन कंपनी के साथ क्या होता है कि 1857 का विद्रोह हो जाता है, उसका बहुत सारा आपका बेइज्जती होता है ब्रिटेन में। फिर उसके बाद से आपका जो ब्रिटेन की जो रानी थी वो आपका 1858 का अधिनियम लाती है, संसद के द्वारा पेश किया जाता है। इसके बाद से भारत का जो आपका आधिपत्य है वो अपने हाथ में ले लेता है। तो ये दोस्तों आपका छोटा सा कहानी था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि मौलिक जो कर्तव्य है कौन से संविधान संशोधन से जोड़ा गया है। तो ये जो मौलिक कर्तव्य आपका जोड़ा गया ये तो क्वेश्चन आपका हर दिन किसी न किसी स्वरूप में पूछा जा रहा है, हर शिफ्ट में पूछा जा रहा है। ठीक है, तो मौलिक कर्तव्य आप लोग को मालूम होगा 42वां संविधान संशोधन हुआ था 1976 में, उसी के माध्यम से भारतीय संविधान में जोड़ा गया था। बस याद रखने बात ये है कि 1976 में मात्र 10 मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था, लेकिन वर्तमान में 11 मौलिक कर्तव्य हैं। तो उसको दोस्तों एक जो मौलिक कर्तव्य है उसको 2002 में जोड़ा गया था। उस समय आपका 6वां संविधान संशोधन दोस्तों आपका हुआ था। ठीक है, आर्टिकल की बात करेंगे तो आर्टिकल दोस्तों आपका 51A में आपका मौलिक कर्तव्य संबंधित है। भाग की बात करेंगे तो भाग 4A में दोस्तों आपका क्या है तो मौलिक कर्तव्य है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं। इससे पहले आपको याद रखना है कि मौलिक कर्तव्य है आपका किस समिति के सिफारिश पर आया है। तो ये दोस्तों आपका स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर आया है। कल ही का या आज का ही क्वेश्चन आपको ये था कि किसके सिफारिश पर, तो स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि दीवान अर्ज जो विभाग है वो आपका किससे संबंधित है। तो दीवान जो अर्ज जो विभाग है वो दोस्तों आपका रक्षा से संबंधित है। ठीक है, आपके ऑप्शन में रक्षा दिया होगा, नहीं तो सैन्य विभाग दिया होगा। ठीक है, दीवान अर्ज आपका सल्तनत काल में सैन्य विभाग से संबंधित था। इसका जो महत्वपूर्ण कार्य था सैनिकों की भर्ती करना था, सैनिकों और घोड़े को रखना था, रसद की व्यवस्था करना था, सेना का निरीक्षण करना था, सेना की सजावट की व्यवस्था करना था। दीवाने अर्ज को आपका आरिजे मुमालिक भी बोला जाता था और इस विभाग की जो स्थापना है किसने किया था तो गयाउद्दीन बलबन ने किया था। इसके अलावा अलाउद्दीन के समय इसका जो महत्व है आपका क्या हुआ था, बढ़ गया था। ठीक है, क्या हुआ था आपका, बढ़ गया था। इसके अलावा आपका इस विभाग के द्वारा शाही पत्राचार के लिए कार्य किया जाता था और इसका उपयोग सुल्तान की घोषणाओं पत्रों के लिए अनुबंध तैयार करने के लिए भी किया जाता था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि विच ऑफ द मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट एमंग द फ्लोइंग। ठीक है, ऑप्शन 4 क्या दिए गए थे उसका अनुमान नहीं है, लेकिन हम मान के चलते हैं कि ये 4 ऑप्शन आपके दिए गए होंगे, जिसमें आपका एल्युमिनियम होगा, सोडियम होगा, कैल्शियम होगा और कॉपर होगा। उसमें से आपका एक ऑप्शन तो सोडियम दिया ही गया था, वही दोस्तों आपका क्या था, राइट आंसर था। ठीक है, सोडियम ही आपका क्या था तो आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, प्रतिक्रियाशीलता श्रृंखला में नीचे जाने पर विद्युत का जो धनात्मक कम हो जाती है, तो सोडियम की सबसे अधिक विद्युत धनात्मक धातु है क्योंकि वह अन्य धातुओं की तुलना में आसानी से अपना वैलेंस इलेक्ट्रॉन को खो देता है। ठीक है, इसलिए सोडियम इन धातुओं की तुलना में अधिक प्रतिक्रियाशील है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं। तो पूछा गया था कि मीनाक्षी श्रीनिवासन, ठीक है, मीनाक्षी श्रीनिवासन निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली से संबंधित है। तो मीनाक्षी जो श्रीनिवासन है वो दोस्तों आपका किस नृत्य शैली से संबंधित है, तो आपको नाम से ही इसको क्या करना था, कलेक्ट कर लेना था कि मीनाक्षी जो मंदिर है आपका स्थित कहाँ है, तमिलनाडु में है। तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य कौन सा है तो भरतनाट्यम है, तो भरतनाट्यम से ही इनका संबंध होगा। ठीक है, इसके अलावा मीनाक्षी श्रीनिवासन की बात करेंगे तो
इनका जन्म 1971 में हुआ था और भारतीय शास्त्रीय नृत्यांगना और कोरियोग्राफर है जो कि भरतनाट्यम की पंडालुर शैली की प्रतिपादक हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था आपका कि सुंदरी का जो पेड़ होता है वो आपका किस वन में पाया जाता है। ऑप्शन में दोस्तों आपका एक मैंग्रोव वन दिया गया था, 3 और ऑप्शन दिए गए थे। 3 ऑप्शन की चर्चा हम नहीं करते हैं, लेकिन मैंग्रोव वन दिया गया था जो कि वन का राइट आंसर था। मैंग्रोव वन नदियों की डेल्टाओं में पाया जाता है जहाँ मिट्टी नमकीन होता है और जल भराव होता है। मैंग्रोव वनों में सुंदरी के पेड़, नारियल, केवड़ा और अगर पाए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, उससे पहले आप लोगों को बता देते हैं कि आप लोग को अभी तक जो भी 4th शिफ्ट का एग्जाम देकर आ रहे हैं, आप लोग बताइए कि ये आपका क्वेश्चन 100% रियल था कि नहीं था। अगर नहीं था तो आप चैनल को अगर सब्सक्राइब किए हैं तो अनसब्सक्राइब कर दीजिए, अगर था तो आप लोग वीडियो को शेयर भी कीजिएगा, वीडियो को लाइक भी कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था चिथिरई जो त्यौहार है वो आपका किस राज्य में मनाया जाता है। ठीक है, तो चिथिरई जो महोत्सव है दोस्तों, जिसे कि चिथिराई थिरुविसा भी कहा जाता है, ये दोस्तों आपका मीनाक्षी कल्याणम या मीनाक्षी थिरुकल्याणम के नाम से जाना जाता है, जो कि आपका अप्रैल के महीने के दौरान मदुरै शहर में एक वार्षिक तमिल हिंदू उत्सव है। तो मदुरै है कहाँ, तो ये आपका तमिलनाडु में है, तो तमिलनाडु इसका राइट आंसर हो जाएगा। तमिल महीने चिथिरई के दौरान मनाया जाने वाला ये त्यौहार मीनाक्षी मंदिर से जुड़ा हुआ है, जो देवी मीनाक्षी जो कि पार्वती का एक रूप है, उनकी पत्नी सुंदेश्वर जो कि शिव का ही एक रूप है को समर्पित है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, तो आपका क्या हो जाएगा, तो तमिलनाडु हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि दांडी हांडी को एडवेंचर स्पोर्ट का दर्जा देने वाला राज्य कौन सा है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा आपका महाराष्ट्र हो जाएगा। महाराष्ट्र के जो मुख्यमंत्री है एकनाथ शिंदे, उन्होंने हाल ही में एक आपका विधानसभा में घोषणा किया था कि जो दांडी हांडी आपका जो खेल है उसको, दांडी हांडी जो आपका एक प्रतियोगिता है उसको एडवेंचर स्पोर्ट का दर्जा दिया जाना है। ठीक है, तो महाराष्ट्र सरकार ने दांडी हांडी को एडवेंचर स्पोर्ट का दर्जा देने का फैसला किया है। इस खेल में कई लोग मिलकर एक पिरामिड बनाते हैं और हवा में लटक रही मटकी को फोड़ते हैं जिसमें दही भरा होता है। तो ये आप एक मटकी यहाँ पर देख रहे होंगे, इसमें आपका दोस्तों क्या है, तो दही भरा है और जो आपका आदमी है एक पर एक दोस्तों आपका आदमी चढ़ता है, जैसा कि आप लोग को मालूम होगा, आप लोगों ने भी जानते होंगे। तो एक आदमी चढ़ता है, अंततः एक आदमी जाता है ऊपर, ये जो मटकी होता है इसको फोड़ता है। इसमें क्या होता है, तो दोस्तों आपका इसमें दही भरा होता है। ठीक है, इसी को आपका दांडी हांडी है जो कि देखा जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पूछा गया कि गति शक्ति जो योजना है किस मंत्रालय ने शुरू किया है। क्या इस तरह का कोई क्वेश्चन पूछा गया था। मेरे ख्याल से आपका जो क्वेश्चन पूछा गया होगा कि गति शक्ति योजना के अंतर्गत कितने मंत्रालयों को एक डिजिटल मंच के माध्यम से जोड़ा जाएगा। ठीक है, तो मे भी इसका राइट आंसर 16 हो जाएगा अगर ये क्वेश्चन पूछा गया होगा तो। बाकी आप लोग क्लियरफाई कर दीजिएगा कि ये क्वेश्चन क्या पूछा गया था। 13 अक्टूबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना का शुभारंभ किया गया था। इस योजना को माध्यम से 16 मंत्रालय को डिजिटल मंच के माध्यम से जोड़ा गया था। क्या आपका डिजिटल मंच वाला ही ऑप्शन था, 16 मंत्रालय ही ऑप्शन में था, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि यूनानी जो इतिहासकार है मेगास्थनीज ने किस भारतीय शासक के शासनकाल में भारत का दौरा है जो कि किया था। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका इस तरह नहीं आया था, आपका आया था कि जो आपका मेगास्थनीज है वो आपका किसका राजदूत था। तो उसका राइट आंसर आपका सेल्यूकस निकेटर था। हमने क्वेश्चन को थोड़ा चेंज कर दिया है। ठीक है, तो आपका राइट आंसर सेल्यूकस निकेटर था। अगर आप पूछ दिया जाए कि किसके शासनकाल में भारत आया था तो ये आपका चंद्रगुप्त मौर्य हो जाएगा नेक्स्ट स्टेप में अगर पूछा जाए तो। ठीक है, तो इसका राइट आंसर सेल्यूकस निकेटर कर लीजिएगा। इसके अलावा मेगास्थनीज ने एक पुस्तक लिखा है इंडिका। क्या लिखा है, तो एक पुस्तक लिखा है इंडिका जो कि भारत के बारे में जानकारी संकलित किया था करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था ग्लोबल हंगर इंडेक्स दिया गया था और आपके 4 देशों के नाम दिए गए थे और रैंक से आपको उसका मिलान करना था। ठीक है, तो ये 4 नाम आपका ऊपर दिए गए 5 नामों में ही सही था। ठीक है, तो पाकिस्तान का रैंक जो था आपका वो आपका 99 था, तो इसको आप लोग मिलान कर लीजिएगा। श्रीलंका का रैंक आपका 64वां था, इसको भी मिलान कर लीजिएगा। बांग्लादेश का रैंक आपका 84 था, नेपाल का आपका 81 था और म्यांमार का आपका 71 था। ठीक है, तो पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, ठीक है, पाकिस्तान, नेपाल, आपका बांग्लादेश तो ऑप्शन में था, शायद आपका श्रीलंका भी था। ठीक है, इसके अलावा जो पड़ोसी देश से भी भारत है जो कि पिछड़ चुका है, जिस पर आपको बताएं कि श्रीलंका का 64 है, म्यांमार का 71 है, नेपाल का 81 है, बांग्लादेश का 84 है और पाकिस्तान का 99 है और भारत का दोस्तों आपका 107 है। इसके अलावा अफगानी जो स्थान है सबसे अंतिम पर है आपका 100
नाव है। ठीक है, इसको भी आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि मिष्टी जो योजना है, मिष्टी जो स्कीम है आपका किससे संबंधित है। तो मिष्टी जो स्कीम है इसका जो मुख्य उद्देश्य है भारत के समुद्री तट के साथ साथ लवणीय भूमि पर मैंग्रोव वृक्षारोपण की सुविधा को प्रदान करना है। ठीक है, ऑप्शन आपका शॉर्ट करके दिया होगा, क्या दिया होगा आप लोग कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वर्ष 2003 के बजट में केंद्रीय वित्त मंत्री के द्वारा मिष्टी योजना की जो घोषणा आपका किया गया था। ठीक है, क्या किया गया था, घोषणा किया गया था। तो ये दोस्तों आपका क्वेश्चन पूछा गया था। एक क्वेश्चन और आपका पता चला है कि आपका IADP का फुल फॉर्म भी पूछा गया था। ठीक है, तो IADP का जो फुल फॉर्म दोस्तों आपका हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, आप लोग कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। तो इसका जो फुल फॉर्म होगा इंटेंसिव एग्रीकल्चर। ठीक है, क्या हो जाएगा, तो इंटेंसिव एग्रीकल्चर डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम। ठीक है, क्या हो जाएगा, इंटेंसिव एग्रीकल्चर डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम। ये दोस्तों आपका इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा सर्वप्रथम HYV को वर्ष 1960 से 63 के दौरान देश के 7 राज्यों के साथ चयनित जिलों में प्रयोग किया गया, जिसे कि गहन कृषि कार्यक्रम यानी कि IADP का नाम दिया गया था। तो इसी का आपका फुल फॉर्म है जो कि आपका पूछा था। ठीक है, तो पूछा गया था, वो पूछा गया है कि जो गदाम पद्मा जो रेड्डी हैं उनको निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली में उनके योगदान के लिए 2022 में पद्मश्री का अवार्ड है जो कि सम्मानित किया गया है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों आपका हो जाएगा वो दोस्तों आपका कुचिपुड़ी हो जाएगा। ठीक है, प्रसिद्ध कुचिपुड़ी नर्तकी गदाम पद्मा रेड्डी को नृत्य शैली को आगे बढ़ाने के लिए उनके अथक प्रयासों के लिए 2022 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है और इनको जो पुरस्कार है पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी के द्वारा प्रदान किया गया था फ्रेंड्स। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। उससे पहले दोस्तों हम और कुछ शास्त्रीय नृत्यकों को देख लेते हैं जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। एक आपका है राजा रेड्डी और राधा रेड्डी। देखिए, तो पद्मा रेड्डी, राधा रेड्डी, राजा रेड्डी, ये सभी जो नृतक हैं वो दोस्तों आपका कुचिपुड़ी शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है। इसको भी याद रखिएगा। जो राजा और राधा रेड्डी हैं वो दोनों क्या हैं, तो दोनों आपके पति पत्नी है। इसमें भी आपके शायद नृतक, युगल गुरु और कोरियोग्राफर हैं। ठीक है, इसके अलावा कथक की बात करेंगे तो कथक से कुछ संबंध व्यक्ति की बात करें तो बिरजू महाराज जी हैं सबसे फेवरेट। गोपी कृष्ण, शंभू महाराज, सितारा देवी भी हैं, प्रेरणा श्रीमाली है, श्री सुनन्या हजारीलाल, कुमुदिनी, लखिया, शोभना नारायण, ये सभी दोस्तों आपके क्या है, कथक से संबंधित है। तो इसमें आपको शोभना नारायण को याद रखना है, सितारा देवी को याद रखना है, बिरजू महाराज को याद रखना है, शंभू महाराज को याद रखना है। इन सभी व्यक्तियों को आप हाईलाइट करके याद रख लीजिएगा। भरतनाट्यम से देखें तो भरतनाट्यम से टी बाला सरस्वती है, मेनली इसको याद रखना है। रुक्मणी देवी अनुल्ले को भी याद रखना है, यामिनी कृष्णमूर्ति जी को भी याद रखना है आपको। इसके अलावा किनको याद रखना है तो आनंद शंकर जयंत को। इसके अलावा वैजयंती माला है, CV चंद्रशेखर हैं, गुरु MK सरोजा हैं, शांता और BP धनंजयन हैं। तो आप कुछ 4 व्यक्तियों को याद रख लीजिए। मणिपुरी से देखिए आपको क्या याद रखना है तो आपके अंबुबी सिंह को याद रखना है, विनोद देवी, राजकुमार सिंहजीत सिंह, ये आपको मणिपुर से याद रखना है, और गुरु विपिन सिंह। ठीक है, गुरु विपिन सिंह को भी दोस्तों आपको क्या करना है, आपको याद है जो कि रखना है। इसके अलावा मोहिनीअट्टम से देखें तो श्रीमती कलामंडलम छेमोती पवित्रन है, और डॉक्टर श्रीमती कनक रेले, ये सभी आपके क्या हैं तो मोहिनीअट्टम से। कनक रेले वाला आपका पूछा जा चुका है 14 तारीख को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है आपका छौ जो नृत्य है उससे आपका मकर ध्वजा दरोगा जी हैं, पंडित गोपाल प्रसाद दुबे जी हैं। इसके अलावा ओडिसी से किलोचन महापात्रा को याद रखना है, सोनल मानसिंह को भी याद रखना है। कथकली से आपको कलामंडलम राजन को याद रखना है। इसके अलावा कलामंडलम गोपी को याद रखना है, PK कुंजू ग्रुप को याद रखना है, ये भी बहुत बार पूछा जा चुका है। कुचिपुड़ी से वेबंती चिन्ना सत्यम को याद रखना है, राजा रेड्डी राधा रेड्डी को भी याद रखना है। इसके अलावा और भी हैं, पंदवानी नृत्य से आपको तीजन बाई को याद रखना है, बहुत फेवरेट से आपका करंट का क्वेश्चन बन सकता है। कालबेलिया से गुलाबो सपेरा को याद रखना है। ठीक है, ये सब जो आपके नर्तक हैं उस सभी को आपको याद रखना है, बाकी PDF में आपको मिल जाएगा तो आसानी से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया है वो क्वेश्चन पूछा गया था कि भारतीय खेल जो प्राधिकरण है यानी कि स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुआ था। तो इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा 1984, आपका इसका क्या हो जाएगा तो राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय खेल प्राधिकरण यानी कि ACI शॉर्ट फॉर्म में जनवरी 1984 में
भारत सरकार के द्वारा स्थापित एक पंजीकृत संस्था है। इसका जो आपका प्राधिकरण है भारतीय खेल मंत्रालय, युवा मामले और खेल मंत्रालय के अधीन है। इसका जो मुख्यालय यानी कि हेडक्वार्टर है वो आपका नई दिल्ली में है और इसके जो अध्यक्ष होते हैं भारत के प्रधानमंत्री आपके इसके पदेन अध्यक्ष होते हैं और केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री आपके साय के पदेन उपाध्यक्ष होते हैं और इसके शासी निकाय के अध्यक्ष होते हैं। ठीक है, तो इसको भी आपको याद रखना है। चलिए वीडियो में आगे बढ़े फ्रेंड्स, से पहले आपको बता दें कि पेड पीडीएफ और फ्री पीडीएफ के बारे में, जो कि बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो कि डाउटफुल रहते हैं। तो देखिए, पेड पीडीएफ और फ्री पीडीएफ हमारे द्वारा दिया जाता है। पेड पीडीएफ है जो कि आपका जो टेलीग्राम का ग्रुप है, जो कि आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तकरीबन आपको 10,000 जो सब्सक्राइबर है अभी होने वाला है, तो आप लोग जाइए और 10,000 सब्सक्राइबर जल्द से जल्द करा दीजिए। वहाँ आपको डेली बेसिस पर पीडीएफ है जो कि दिया जाता है, प्रत्येक दिन का प्रत्येक सिंगल पीडीएफ। ठीक है, इसके अलावा पेड पीडीएफ अगर आप लेते हैं तो इसमें आपका डेली नहीं एक कंबाइंड पीडीएफ दिया जाता है सभी शिफ्टों का। ठीक है, अलग अलग पीडीएफ नहीं, एक ही शिफ्ट में आपका सभी पीडीएफ को कंबाइंड कर दिया जाता है। इसके अलावा पेड पीडीएफ में बात करेंगे तो जितना प्रश्न आपके वीडियो बनाते समय मिलते हैं तकरीबन उतना ही प्रश्न है जो कि आपके रहते हैं। ठीक है, इसके अलावा पेड पीडीएफ लेते हैं तो और भी प्रश्न उसमें ऐड किया जाता है हमारी टीम के द्वारा। ठीक है, फ्री पीडीएफ का आपका कोई शुल्क नहीं है, लेकिन पेड पीडीएफ का शुल्क है मात्र आपका 25 रुपये है। ठीक है, इसको ऑनलाइन पे करना है। और जो पेड पीडीएफ है आपका कभी आने में देरी भी हो सकता है, लेकिन आपका जो पेड पीडीएफ है वो आपका एक निर्धारित समय में आएगा, उसके लिए अलग से टीम बैठाया गया है। ठीक है, अगर आप पेड पीडीएफ ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप का दे दिया जाएगा। इसके अलावा आपका व्हाट्सएप नंबर भी सामने दिख रहा होगा, यहाँ से भी दोस्तों आपको व्हाट्सएप पे सेव करके पेड पीडीएफ लिख कर और भी जानकारी है और पेमेंट करके आप पेड पीडीएफ में ज्वाइन कर सकते हैं। तो एक छोटा सा अपडेट था जो कि देना जरूरी था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था आपका कि जीवित जो कोशिका होती है, जीवित कोशिका, इसका जो खोज है आपका एंटोनी वान लीeuwenhoek के द्वारा किया गया था। ये आपके क्वेश्चन में तो दिया गया था, लेकिन पूछा गया था ईयर कब किया गया था। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा 1674 हो जाएगा। ठीक है, एंटोनी वान लीeuwenhoek ने पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 1674 में पानी में शैवाल की मुक्ति जीवित कोशिका की क्या की थी, तो खोज की थी। ठीक है, इसके अलावा आपका बात करें एंटोनी वान लीeuwenhoek ने यौगिक सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किया था। मुक्त जीवित कोशिकाओं को देखने वाले पहले व्यक्ति थे। उन्होंने बैक्टीरिया, लाल रक्त कोशिकाएं, शुक्राणु आदि का अवलोकन भी किया था। लेकिन बात कर लेते हैं आपका रॉबर्ट हुक का, जो कि पहले वैज्ञानिक थे जिन्होंने कोशिका की खोज की थी। ठीक है, 1665 में। ये भी प्रश्न बार बार आपका बनता है। तो जीवित कोशिका का खोज आपका एंटोनी लीeuwenhoek हो जाएगा। 1600 कितना में किया था, 1674 में। लेकिन जीवित सिर्फ कोशिका पूछेगा तो रॉबर्ट हुक हो जाएगा आपका 1665 में। अगला क्वेश्चन पूछा गया था इंडस्ट्री है जो कि कितने प्रकार के होते हैं। इंडस्ट्री कहीं यानी कि उद्योग। ठीक है, तो उद्योग जो होते हैं फ्रेंड्स वो आपका कितने प्रकार के होते हैं, तो उद्योग दोस्तों आपका 3 प्रकार का होता है। तो आपका राइट आंसर 3 हो जाएगा। ठीक है, 3 हो जाएगा। इसके अलावा कौन कौन से हैं, तो प्राथमिक है, द्वितीयक है, तृतीयक है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा अगला जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, अगला क्वेश्चन पूछा गया था आपका, देखिए 4 नाम दिए गए थे। चारों नाम को दोस्तों आपको क्या करना था, मिलान करना था। 4 नाम में से एक नाम आपका मिल चुका है, अल्लाह रखा खा दिया गया था, जो कि आपका क्या है, तबला वादक है। इनको तबला से मिलान करना था। ठीक है, बाकी एक TH शर्मा थे, TH शर्मा थे, ये TH शर्मा थे या कोई और था, क्लियर नहीं मिल पाया है। इसके अलावा हम लोग वाद्य यंत्र और संगीतकार को देख लेते हैं, जो कि आपके शायद जो प्रश्न है वो आपका दूर हो जाए। तो तबला वादक में पहला आपके जाकिर हुसैन जी हैं, अनिंदो चटर्जी हैं, अल्लाह रखा खां हैं जो कि आपका आज आया था, विक्रम घोष जी हैं, किशन महाराज जी हैं, शंकर घोष जी हैं। ठीक है, ये सभी क्या हैं, तो तबला वादक हैं। बांसुरी वादक की बात करेंगे तो हरि प्रसाद चौरसिया जी हैं, प्रवीण गोंद खिंडी है, पन्नालाल घोष है, संसाक सुब्रमण्यम है। ठीक है, ये सब क्या है, तो बांसुरी वादक है। कुछ शहनाई वादक को देखें तो बिस्मिल्लाह खां जी हैं, कृष्ण राम चौधरी हैं, अली अहमद हुसैन है। ये सभी क्या है, तो शहनाई वादक हैं। और सरोद वादक की बात करेंगे तो अलाउद्दीन खां है, अली अकबर खां है, अमजद अली खां, बुद्ध देवदास गुप्ता, बहादुर खां, ये सब क्या है, तो आपकी सरोद वादक है। ठीक है, तो इन्हीं में से 4 नाम आपको दिए गए थे। चारों नाम को आपको वाद्य यंत्र से क्या करना था, मिलान करना था। ठीक है, जो लोग को भी याद है आपका 3 और नाम आप लोग कमेंट सेक्शन में जो कि बता दीजिएगा। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे आपका जो प्रश्न पूछा गया है वो पूछा गया था कि जो दिवाली है आपका कौन से हिंदू कैलेंडर के अनुसार कौन से महीने में मनाया जाता है। तो दिवाली दोस्तों आपका कार्तिक मास में मनाया जाता है। तो आपका इसका राइट आंसर कार्तिक हो जाएगा। कार्तिक मास की अमावस्या तिथि के दिन दिवाली का जो त्यौहार है आपका मनाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया स्माइल योजना है जो कि किससे संबंधित है। ठीक है, तो स्माइल योजना की जब हम लोग बात करते हैं तो ये दोस्तों आपका केंद्रीय सामाजिक न्याय अधिकारिता के जो मंत्री हैं डॉक्टर वीरेंद्र कुमार, ठीक है, ने स्माइल योजना का नामक केंद्रीय क्षेत्र की योजना शुरू की है। स्माइल का जो मतलब होता है सपोर्ट फॉर
मार्जिनलाइज इंडिविजुअल फॉर लाइवलीहुड एंड एंटरप्राइजेस, ठीक है, यह आपका फुल फॉर्म होता है। इसके अलावा नई अम्ब्रेला योजना का उद्देश्य ट्रांसजेंडर समुदाय और भीख मांगने के कार्य में लगे लोगों को कल्याणकारी उपाय प्रदान करना है। तो ऑप्शन में शायद आपका ट्रांसजेंडर और भिखारी दोनों दिया गया था, जो कि आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि 1857 का जो आपका क्रांति हुआ था उसमें बिहार से नेतृत्व जो कि किसने किया था, तो ये आपका बाबू कुंवर सिंह, ठीक है, बाबू कुंवर सिंह इसका राइट आंसर हो जाएगा। बाबू कुंवर सिंह जब हुए 25 जुलाई 1857 को दानापुर में पद स्थापित सिपाहियों का कार्यभार संभाल रहे थे, तब उनकी जो उम्र थी लगभग 80 वर्ष थी, ठीक है। इसके अलावा कुंवर सिंह और उनके सैनिकों ने आरा स्थित जिला मुख्यालय पर क्या किया था, हमला कर दिया था, ठीक है। इसके अलावा 1857 का जो विद्रोह हुआ था उसमें प्रमुख स्थल देखें, नेतृत्वकर्ता देखें और आपका दमनकर्ता देखें, तो सबसे पहले दोस्तों आपका दिल्ली का आता है। दिल्ली का जो नेतृत्व कर रहा था वो दोस्तों आपका बहादुर शाह द्वितीय कर रहा था। दमनकर्ता की बात करें तो निकोलस हडसन था। तो दमनकर्ता को हम अभी साइड में रखते हैं कि इससे संबंधित जो प्रश्न आपका नहीं बन रहा है, ठीक है। तो लखनऊ की बात करते हैं तो लखनऊ का जो नेतृत्वकर्ता आपका बेगम हजरत महल जी कर रहे थे। इसके अलावा कानपुर की बात करेंगे तो कानपुर का आपका नेतृत्वकर्ता आपका नाना साहेब कर रहे थे। कल नाना साहेब से एक प्रश्न पूछा गया था कि नाना साहेब की किस आपका जो मराठा समाज के पुत्र थे, ठीक है, दत्तक पुत्र थे, तो किस मराठा शासक के पुत्र थे, तो बाजीराव द्वितीय इसका राइट आंसर था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका झांसी से कौन कर रहा था, तो झांसी से दोस्तों आपका रानी लक्ष्मीबाई जी कर रही थी। इलाहाबाद से कौन कर रहा था, तो लियाकत अली जी कर रहे थे। बनारस से कौन कर रहा था, तो बनारस से कोई नहीं कर रहा था। बिहार से कौन कर रहा था, तो कुंवर सिंह कर रहा था, ठीक है, कुंवर सिंह कर रहे थे, सॉरी। इसके अलावा फतेहपुर से दोस्तों अजीमुल्ला जी कर रहे थे। फैजाबाद से मौलवी अहमद उल्ला कर रहे थे और बरेली से आपका खान बहादुर खां है जो कि कर रहे थे। दमनकर्ता को साइड में रखिए, नेतृत्वकर्ता को आप याद कर लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि प्रकाश की तीव्रता को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग है जो कि किया जाता है, तो प्रकाश का जो उपकरण है, जो प्रकाश की जो तीव्रता है उसको मापने के लिए हम लोग फोटोमीटर, ठीक है, फोटोमीटर का उपयोग करते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है आपका फोटोमीटर आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा, ठीक है। फोटोमीटर आपका राइट आंसर हो जाएगा। फोटोमीटर एक उपकरण है जिसका उपयोग हम लोग क्या करते हैं, प्रकाश की तीव्रता को नापने के लिए करते हैं, ठीक है। इसके अलावा सर्किट के माध्यम से बहने वाली विद्युत की मात्रा को मापने के लिए हम लोग अमीटर का उपयोग करते हैं। एनीमोमीटर का उपयोग हम लोग हवा की गति को मापने के लिए करते हैं। आर्द्रता को मापने के लिए हम लोग हाइग्रोमीटर का उपयोग करते हैं। तो इन सब फैक्ट्सों को आप लोग क्या कीजिए, याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ें तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि भारत में जो मीठे पानी का झील है आपका कौन सा इनमें से नहीं है, ठीक है। 4 ऑप्शन दिए गए थे और पूछा गया था कि इनमें से कौन सा मीठे पानी का झील आपका नहीं है, ठीक है। तो देखिए पहले हम लोग बात कर लेते हैं भारत में मीठे पानी का सबसे बड़ा झील का, तो दोस्तों आपका कौन है, उल्लर झील है, ठीक है। इसके अलावा उल्लर झील भारत के सबसे मीठे पानी की झील जो कि आपके ऑप्शन में दिया गया था, जो कि भारतीय राज्य के जम्मू कश्मीर के बांदीपोरा जिले में स्थित है, ठीक है। इसके अलावा वोल्लर झील एशिया की दूसरी सबसे बड़ी ताजे पानी की झील है जो कि हरामुख पर्वत श्रृंखला के अंतर्गत स्थित है, ठीक है। इसके अलावा भारत में मीठे पानी की जो झील है आपकी कई झीलें जैसे कि वोल्लर झील है, ऑप्शन में दिया गया था। एक आपका डल झील है, ठीक है, जो कि दोस्तों आपका ऑप्शन में था या नहीं था इसका कंफर्म तो नहीं बता सकते हैं। एक है आपका भीमताल, ठीक है, एक है आपका भीमताल है। एक है आपका नैनीताल झील। नैनीताल झील भी आपका ऑप्शन में है जो कि आपका दिया गया था, ठीक है। नैनीताल झील भी आपका क्या था, ऑप्शन में जो कि आपके दिए गए थे। नैनीताल के अलावा की बात करेंगे तो नैनीताल के अलावा आपका लोकटक झील है जो कि आपके ऑप्शन में था, ठीक है। इसके अलावा एक है आपका बड़ा पानी, ठीक है। तो ये सभी जो था दोस्तों आपका क्या था, ऑप्शन में दिया गया था। नैनीताल था, वुल्लर था, सांभर झील था, ठीक है। तो सांभर आपका इसका शायद राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा वुल्लर झील की बात करेंगे तो वुल्लर जो झील है एशिया का सबसे बड़ा मीठे पानी की झील है। इसके अलावा चिल्का झील की बात करेंगे हम लोग, चिल्का झील जो कि चिल्का झील उड़ीसा राज्य में स्थित है, इसको भी याद रखिएगा, और इसकी सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। वेवनाड झील की बात करेंगे तो ये आपका केरल में स्थित है और भारत की सबसे लंबी झील है। चोलुम झील की बात करेंगे, चोलमू झील का, तो ये आपका भारत के सिक्किम में स्थित है और भारत राज्य के सिक्किम की सबसे ऊंची झील है। लोनार झील कहाँ पर है, तो महाराष्ट्र में पड़ता है। और खारी और सोढ़ा झील है। ऊपरी झील की बात करेंगे तो ऊपरी झील मध्य प्रदेश में पड़ता है और एशिया का सबसे बड़ा कृत्रिम झील है, ठीक है। इसको भी आप लोग क्या कीजिएगा, याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि सौर सेल का उपयोग है कि उपयोग हम लोग कहाँ करते हैं। ऑप्शन में आपका आर्टिफिशियल सैटेलाइट दिया गया था जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। सौर सेल की बात करेंगे तो यह उपकरण होता है जिनका उपयोग सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने के लिए किया जाता है। जब बड़ी संख्या में सौर सेल संयुक्त होते हैं तो वो सौर पैनल बनाते हैं, जैसा कि आपका चित्र नीचे दिया गया है, ठीक है। इसके अलावा इस प्रकार बड़ी संख्या में सौर सेल एक श्रृंखला से जुड़े होते हैं जो कि एक सौर पैनल बनाते हैं। कृत्रिम उपग्रह
अंतरिक्ष स्टेशनों आदि में सौर पैनलों का उपयोग किया जाता है। तो कृत्रिम उपग्रह आपके ऑप्शन में दिया गया था, लिफ्ट दिया गया था। इसके अलावा 2 और ऑप्शन दिए गए थे, जिसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, तो कृत्रिम उपग्रह है जो कि आपका हो जाएगा फ्रेंड्स। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया था फ्रेंड्स, वो आपसे पूछा गया है कि कौन सा जो शासक है कलिंग युद्ध के बाद है जो कि युद्ध करना छोड़ दिया था। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है आपका मौर्य सम्राट अशोक। ठीक है, मौर्य सम्राट अशोक इसका राइट आंसर हो जाएगा। मौर्य सम्राट कहने का मतलब है ये दोस्तों आपका मौर्य राजवंश का एक महान शासक था। मौर्य साम्राज्य की स्थापना की बात करेंगे तो दोस्तों आपका प्राचीन भारत का एक शक्तिशाली राजवंश हुआ करता था, जो कि पूरे भारतीय उपमहाद्वीप पर शासन किया था। ठीक है, इसके अलावा राजा अशोक विश्व के इतिहास के एकमात्र ऐसे राजा थे जिन्होंने कलिंग युद्ध जीतकर विजय प्राप्त करना छोड़ दिया था। ठीक है, कलिंग युद्ध मौर्य साम्राज्य और पूर्वी तट पर स्थित कलिंग के बीच लड़ा गया था, जो कि वर्तमान में उड़ीसा में पड़ता है। कलिंग युद्ध जीतने के बाद राजा अशोक ने विजय का त्याग कर दिया, क्योंकि उन्हें हिंसा का अभाव हो गया था। उन्होंने विश्व विजेता बनने का सपना त्याग दिया था और उसी क्षण उन्होंने अहिंसा के मार्ग पर चलने का फैसला किया था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपका अशोक हो जाएगा। वहीं पर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि कोशिका में प्रोटीन का जो संश्लेषण होता है वो आपका कहाँ पर होता है, तो इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा राइबोसोम हो जाएगा। ठीक है, राइबोसोम सभी जीवित कोशिकाओं के भीतर पाए जाने वाले मैक्रोमोलेकुलर मशीन है जो कि जैविक प्रोटीन संश्लेषण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था बारदोली सत्याग्रह का जो नेतृत्व है वह आपका किसने किया था, तो इसका जो राइट आंसर है वल्लभ भाई पटेल आपका राइट आंसर हो जाएगा। बारदोली सत्याग्रह भारतीय स्वाधीनता संग्राम के दौरान जून 1928 में कहाँ पर हुआ था, तो ये दोस्तों आपका गुजरात में हुआ था और यह एक क्या था, तो प्रमुख किसान आंदोलन था। इसके अलावा इसी आंदोलन के बाद आपका बारदोली सत्याग्रह के बाद ही यहाँ की जो महिलाएं थी सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी थी, जिसे कि बाद में महात्मा गांधी ने इनको बताया था। ठीक है, तो ऑप्शन में कभी कभी आपको महात्मा गांधी भी दिया जाता है, कभी कभी बारदोली की महिला भी दिया जाता है, इस बात को याद रखिएगा। इसके अलावा वल्लभ भाई पटेल को भारत का लौह पुरुष के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है, उन्हें भारत के बिस्मार्क के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है, भारत का बिस्मार्क, भारत का लौह पुरुष। ठीक है, किन्हें जाना जाता है, तो आपका सरदार वल्लभ भाई पटेल को, क्योंकि उन्हें भारत को एकजुट करने में प्रमुख भूमिका निभाया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि मोहम्मद बिन तुगलक ने जो टोकन का करेंसी चलाया था उसका आपका क्या नाम था। ठीक है, तो इसका नाम क्या था आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा। इससे जुड़े फैक्ट्स को हम बता देते हैं। देखिए, भारत में जो सांकेतिक मुद्रा का जो प्रचलन हुआ था पहली बार, वह आपका मोहम्मद बिन तुगलक ने ही किया था। ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक ने देवगिरी में अपने असफल अभियान के बाद 1330 में टोकन मनी जारी किया था। ठीक है, क्या क्या था, टोकन मनी जारी किया था, यानी कि पित्तल और तांबे के सिक्के ढाले जाते थे जिनकी कीमतें सोने और चांदी के सिक्कों के बराबर होती थी। ठीक है, तो इसका ऑप्शन क्या दिया गया था आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था हेमिस जो पर्व होता है वह आपका किससे संबंधित है। हेमिस पर्व आपसे पूछा गया था, तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन में बौद्ध दिया गया था, जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बौद्ध धर्म। इसके अलावा हेमिस एक मठ भी है जो कि लद्दाख का सबसे बड़ा मठ है और यह त्यौहार लामा प्रमुख द्वारा गुरु पद्म संभव की जयंती पर आयोजित किया जाता है, जो कि तिब्बती बौद्ध धर्म के संस्थापक हैं। इसके अलावा हेमिस मठ की प्रशंसा में यह 2 दिवसीय त्यौहार मनाया जाता है। इसके अलावा गुरु पद्म संभव को तिब्बती बौद्धों के लिए अविश्वसनीय और दूसरे बौद्ध के रूप में जाना जाता है। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि वॉलीबॉल के 4 सेट में कितना पॉइंट होता है। ठीक है, यह पूछा गया था वॉलीबॉल के 4 सेट में कितना पॉइंट होता है। तो वॉलीबॉल का जो खेल होता है वो दोस्तों आपका 5 सेट का होता है और पहले जो 4 सेट है वो दोस्तों आपका 25 अंकों का होता है। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, 25 हो जाएगा। इसके अलावा ओलंपिक गेम्स में पहली बार जो वॉलीबॉल का आयोजन हुआ था वो दोस्तों आपका 1964 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, उसको भी आप लोग याद रख लीजिएगा। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया था वो पूछा गया था कि इनमें से कौन संस्थागत वित्त का साधन है। ऑप्शन में बैंक दिया गया था या व्यावसायिक बैंक दिया गया था, आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ठीक है, तो दोनों इसका राइट आंसर हो जाएगा। संस्थागत वित्तीय संख्याओं के अंतर्गत सहकारी बैंक, प्राथमिक सहकारी समितियां, भूमि विकास बैंक, व्यावसायिक बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, नवाद आते हैं और गैर जो संस्थागत वित्तीय संस्थाओं में आपका महाजन आ जाता है, सेठ साहूकार आ जाता है, किसान आ जाता है, रिश्तेदार आदि
आ जाते हैं, जो कि ग्रामीण क्षेत्रों में ऋण के लिए सहज स्रोत हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि आरआर का जो एक फिल्म का आया था उसमें एक गाना आया था नाटू नाटू, किसके द्वारा रचित है, यानी कि डायरेक्टर पूछा गया था आपका गाने का, जो कि आपका राइट आंसर आपका एम किरवानी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये तो आपका नाटू नाटू गाना का आपका क्या थे, तो डायरेक्टर थे। लेकिन अगर आरआरआर फिल्म का डायरेक्टर आपसे पूछ दिया जाए तो क्या बताइएगा। जब आपसे आरआरआर फिल्म का डायरेक्टर पूछा जाए तो ये आपका एस राजामौली साहब जी हैं। ठीक है। एस राजामौली जो कि आपका बाहुबली भी फिल्म निर्देशित कर चुके हैं। ठीक है। इसके अलावा जो आरआर का नाटू नाटू जो सॉन्ग है उसमें उसको आपको 95वें अकादमी जो पुरस्कार की घोषणा किया गया था, और आरआर के नाटू नाटू ने सर्वश्रेष्ठ मूल गीत का अवार्ड जीता था। इसके अलावा ऑस्कर को गीतकार चंद्र बोस और संगीतकार किरवानी ने स्वीकार किया था। इसके अलावा ये तो आपका तेलुगु गीत है, तेलुगु गीत नाटू नाटू को काल भैरव और राहुल सिपली गुज ने आवाज़ दिया था। ठीक है। अगर आपसे गाना का सिंगर पूछ दिया जाए तो ये दोनों हो जाएंगे। वहीं पर आपका नाटू नाटू का मतलब क्या होता है, तो नाटू नाटू का मतलब होता है नाचना। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि भारत के नागरिकों को वैज्ञानिक सोच विकसित करने का प्रयास करना चाहिए, कौन से अनुच्छेद में निहित है। तो ये दोस्तों आपका भारत के नागरिकों को वैज्ञानिक सोच विकसित करना ये आपका क्या है, तो मौलिक कर्तव्य है। और मौलिक कर्तव्य कौन से अनुच्छेद में वर्णित है, तो ये दोस्तों आपका अनुच्छेद 51 में वर्णित है। थोड़ा सा क्वेश्चन डी पूछा गया था, लेकिन हाँ आपका 51A इसका राइट आंसर हो जाएगा। 51A का मतलब आपको ये सही समझ में आ रहा होगा कि ये कहीं ना कहीं आपके संविधान में बाद में जोड़ा गया होगा। अगर पहले से रहता तो A क्यों रहता, 51 के बाद 52 रहता। ठीक है। तो 51 जो A आपका अनुच्छेद है वो दोस्तों भारतीय संविधान में 1976 में जोड़ा गया था। 1976 में आपका 42वां संविधान संशोधन हुआ था, उसी के माध्यम से जोड़ा गया था। ठीक है। लेकिन जब जोड़ा गया था तो मौलिक जो कर्तव्य अभी हम लोग देखेंगे बारी बारी से। अभी तो वर्तमान में 11 मौलिक कर्तव्य हैं, लेकिन 1976 में जब जोड़ा गया था तो उस समय 10 ही मौलिक कर्तव्य थे। एक जो मौलिक कर्तव्य बाद में जोड़ा गया था वो कब जोड़ा गया था हम लोग अभी देखते हैं। उससे पहले आपका 11 मौलिक कर्तव्य कौन कौन सा है उसको एक नज़र देख लेते हैं। तो 11 मौलिक कर्तव्य में पहला जो मौलिक आपका कर्तव्य है वह है कि संविधान का पालन करते हुए राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान का सम्मान करना। दूसरा आपका है कि स्वतंत्रता संग्राम के सिद्धांतों का पालन करना। तीसरा है कि भारत की संप्रभुता और अखंडता की रक्षा करना। अगला है कि जब आह्वान किया जाए तो देश की रक्षा करें और राष्ट्रीय कर्तव्य का प्रदान करना। भाईचारे की भावना को विकसित करना, मिश्रित संस्कृति को जीवित रखना। इसके अलावा प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करना, वैज्ञानिक सोच विकसित करना, यही आपका आज का शिफ्ट में आ गया था। सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना, उत्कृष्टता के लिए प्रयास करना, ये सभी आपका क्या है, तो मौलिक कर्तव्य है। यहाँ तक का जो 10 मौलिक कर्तव्य था उसको कब जोड़ा गया था, 1976 में जोड़ा गया था। लेकिन जो ये अगला मौलिक जो कर्तव्य है कि सभी माता पिता और अभिभावकों की जिम्मेदारी है कि वो अपने बच्चे 6 से 14 साल के बच्चे को स्कूल भेजेंगे, ये जो मौलिक कर्तव्य है आपका सबसे लास्ट में जोड़ा गया था। और यही आपका 11वां मौलिक कर्तव्य है, और ये जोड़ा गया था आपका 2002 ईस्वी में, जो कि 6वां संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया था। ठीक है। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। सबको देख लीजिएगा, क्योंकि आपका ये सब एक नज़र देख लीजिएगा, ज़्यादा देखने की जरूरत भी नहीं है। आपका जो क्वेश्चन है थोड़ा सा डीपली पूछ दिया गया था, क्योंकि मौलिक कर्तव्य से सारे जो फैक्ट से प्रश्न जो कि आपका बन चुके हैं पहले ही। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि राज्य निर्वाचन आयुक्त यानी कि स्टेट इलेक्शन कमिश्नर की नियुक्ति कौन करता है। तो इसका जो राइट आंसर है आपका राज्य का राज्यपाल यानी कि गवर्नर आपका राइट आंसर हो जाएगा। मान लीजिए कि आप यूपी में रहते हैं, तो यूपी के स्टेट इलेक्शन कमिश्नर का नियुक्त करना है तो आपका कौन करेंगे, यूपी के राज्यपाल करेंगे। ठीक है। इसी के अलावा अनुच्छेद 243 के अनुसार राज्यपाल जब राज्य चुनाव आयोग के द्वारा ऐसा अनुरोध किया जाता है कि राज्य चुनाव आयोग के ऐसे कर्मचारी उपलब्ध कराते हैं जो कि खंड 1 द्वारा राज्य निर्वाचन आयोग के प्रदत्त कार्यों का निर्वहन के लिए आवश्यक हो सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि अलीगढ़ आंदोलन की जो स्थापना है वो आपका किसने किया था। तो अलीगढ़ आंदोलन का जो स्थापना है वो दोस्तों आपका सैयद अहमद खान ने किया था। तो इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा सैयद अहमद खान हो जाएगा। सर सैयद अहमद खान अलीगढ़ आंदोलन से जुड़े हुए थे। उन्होंने 1875 में अलीगढ़ आंदोलन का आयोजन और स्थापना किया था। वह मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज अलीगढ़ में स्थित था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि सीमेंट में जो सिलिका होता है वो कितना प्रतिशत होता है। तो आपका बता दें कि सीमेंट में जो सिलिका होता है उसका प्रतिशत थोड़ा सा वैरी करता है, कभी आपका 20 से 50% दे दिया जाएगा। या आपका जो एल्यूमिना होता है आपका एल्यूमिना वो आपका 5 से
12% होता है। ठीक है, ऑप्शन में बताइएगा आपका क्या दिया गया था। लेकिन सीमेंट में अवयव घटकों का प्रतिशत की बात करेंगे तो सबसे ज़्यादा आपका चूना पाया जाता है, जो कि 62 से 67% तक पाया जाता है। सिलिका आपका 17 से 25% तक ही पाया जाता है। इसके अलावा एल्यूमिना की बात करेंगे तो 3 से 8% पाया जाता है। इसके अलावा कैल्शियम सल्फेट की बात करेंगे तो 3 से 4% पाया जाता है। आयरन ऑक्साइड की बात करेंगे तो 3 से 4%। मैग्नीशिया की बात करेंगे तो 1 से 3% पाया जाता है। सल्फर आपका 1 से 3, और क्षार जो पाया जाता है वो आपका 0.2 से 0.1% है जो कि पाया जाता है। तो मे भी आपका ऑप्शन में 17 से 25% दिया गया होगा। कमेंट सेक्शन में एक बार आप लोग कंफर्म है जो कि कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया था वो पूछा गया था कि किस नागालैंड उत्सव के दौरान उत्सव 2000 में शुरू हुआ है। ठीक है, मतलब कौन सा नागालैंड का वो फेस्टिवल था जो कि सन 2000 में शुरू हुआ था। तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों आपका हो जाएगा हॉर्नबिल फेस्टिवल हो जाएगा। ठीक है, हॉर्नबिल जो फेस्टिवल है ये त्यौहार की शुरुआत है आपका 2000 ईस्वी में नागालैंड के सरकार के द्वारा हुआ था, जिसका जो उद्देश्य था नागा जनजातियों को आपस में एक दूसरे से परिचित कराना और देश दुनिया को नागा समाज की संस्कृति से रूबरू कराना था। ठीक है, इसके अलावा नागालैंड आपका ये फेस्टिवल की बात करेंगे हॉर्नबिल फेस्टिवल का, तो ये आपका हर साल 1 से 10 दिसंबर तक मनाया जाता है। ये भी पूछा जाता है कि ये आपका कितने दिनों का त्यौहार है, तो ये आपका 10 दिनों का त्यौहार है। मान लीजिए कि 1 दिसंबर को ही क्यों मनाया जाता है, तो दोस्तों 1 दिसंबर को आपका नागालैंड राज्य का दोस्तों क्या है, तो आपका स्थापना दिवस है। ठीक है, क्या है, तो आपका नागालैंड का स्थापना दिवस है। तो चलिए वीडियो में हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो अगला जो प्रश्न पूछा गया था फ्रेंड्स कि उपाधियों का जो अंत है वो आपका किस अनुच्छेद से संबंधित है। ठीक है, तो उपाधियों का जो अंत हो जाएगा वो दोस्तों आपका अनुच्छेद 18 आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उपाधियों का जो अंत है आपका जैसा कि आपको मालूम होगा मौलिक अधिकार जो कि आपका अनुच्छेद 12 से 35 तक में वर्णित है। टोटल वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार हैं, पहले 7 हुआ करते थे। ठीक है, तो 6 मौलिक अधिकार में एक है आपका समानता का अधिकार। ठीक है, एक है आपका समानता का अधिकार जो कि दोस्तों अनुच्छेद 14 से आपका कितना तक में है, तो 14 से 18 तक में है। ठीक है, तो ये 18 वाला आपसे पूछा गया था, समानता का 18 वाला उपाधियों का अंत वाला, तो इसका आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा अनुच्छेद 14 की बात करेंगे तो अनुच्छेद 14 क्या कहता है, तो राज्य, धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर किसी भी व्यक्ति को भारत के क्षेत्र के भीतर कानून के समक्ष समानता या कानून के समान संरक्षण से इनकार नहीं करेगा। ठीक है, तो कानून के समक्ष समानता का जो अनुच्छेद है आपका अनुच्छेद 14 है। इसके अलावा अनुच्छेद 15 की बात करेंगे तो राज्य किसी भी नागरिक के खिलाफ केवल धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान या इनमें से किसी के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। अनुच्छेद 16 क्या कहता है, तो अनुच्छेद 16 कहता है कि राज्य के अधीन किसी भी कार्यालय में रोजगार या नियुक्ति से संबंधित मामलों में सभी नागरिकों के लिए अवसर की समानता होगी। इसके अलावा अनुच्छेद 17 आपका कहता है अस्पृश्यता का अंत कहता है। इसके अलावा अनुच्छेद जो 18 है वह कहता है दोस्तों, वह कहता है कि सैन्य, शैक्षणिक को छोड़कर सभी उपाधियों का क्या होगा, उन्मूलन होगा। तो यही क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, तो क्या आपका राइट आंसर हो जाएगा, अनुच्छेद 18 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स वीडियो में आगे बढ़ें। इससे पहले आपको बता दें कि बहुत सारे स्टूडेंटों का डाउट रहता है कि सर पेड पीडीएफ में और फ्री पीडीएफ में हमें क्या क्या मिलता है। ठीक है, तो हम लोग बात करते हैं पेड पीडीएफ और फ्री पीडीएफ का। मात्र 30 सेकेंड का समय आपसे लेंगे। तो पेड पीडीएफ में दोस्तों आपको टेलीग्राम के पब्लिक ग्रुप में पीडीएफ को दिया जाता है और पेड पीडीएफ में आपको प्राइवेट ग्रुप में दिया जाता है। यहाँ प्रत्येक दिन सिंगल पीडीएफ मिलता है हर एक दिन का। यहाँ पर दोस्तों आपका अपडेटेड होता है कंबाइंड पूरे दिन का। ठीक है, इसके अलावा इसमें उतना ही प्रश्न शामिल होते हैं जितना वीडियो को बनाते समय मिलते हैं। इसमें दोस्तों अलग से प्रश्न को ऐड किए जाते हैं। इसके अलावा इसका कोई शुल्क नहीं है। और दोस्तों पेड पीडीएफ लेते हैं तो इसका 25 रुपये शुल्क है जो कि आपको ऑनलाइन पे करना है। ये पीडीएफ आने में कभी कभी लेट भी हो सकता है फ्री वाला, लेकिन पेड जो पीडीएफ है आपको एक निर्धारित समय पर आपको ग्रुप में जो कि भेजा जाता है। आप भी अगर पेड पीडीएफ से ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप इस नंबर पर व्हाट्सअप कीजिएगा, आपको वहाँ भी और जानकारी मिल जाएगी और आपको 25 रुपये पे कर आप इसे पेड पीडीएफ में ज्वाइन ले सकते हैं। आपको ज़रूरत हो तभी ज्वाइन लीजिएगा, बाकी कोई आवश्यकता आपको नहीं है ज्वाइन होने का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था गरबा जो आपका डांस है, गरबा जो नृत्य है वो आपका कौन से फेस्टिवल में किया जाता है। ठीक है, तो गरबा जो फेस्टिवल है वो दोस्तों आपका कहाँ कौन से त्यौहार में किया जाता है, तो इसका राइट आंसर आपका नवरात्रि आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, गरबा भारत में गुजरात राज्य का एक प्रसिद्ध नृत्य है, ये तो आपको मालूम था, लेकिन आपका त्यौहार पूछा गया था यानी कि फेस्टिवल। ठीक है, परंपरागत रूप से ये 9 दिवसीय
हिंदू त्यौहार नवरात्रि के दौरान किया जाता है। कभी कभी ये भी पूछ लिया जाता है कि कौन से हिंदू नववर्ष में किया जाता है, तो ये दोस्तों आपका अश्वनी माह में किया जाता है, इसको भी आप याद रखिएगा, ठीक है। इसके अलावा अगर अंग्रेजी कैलेंडर यानी कि ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार पूछें तो सितंबर अक्टूबर के दौरान आयोजित होता है, ठीक है। 9 दिवसीय का ये आपका त्यौहार उत्सव होता है, जिसमें गरबा जो नृत्य किया जाता है मुख्य तौर पे कहाँ पर किया जाता है, तो आपका गुजरात में किया जाता है, इसको भी आप याद रखिएगा। इसके अलावा उत्तर प्रदेश के भी कुछ लोक नृत्य हैं, जैसे कि रासलीला हो गया, मयूर हो गया, मयूर के बाद आपका ख्याल नृत्य, ये सभी आपका उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य है। इसके अलावा आपका हरियाणा के भी कुछ लोक नृत्य है, जिसमें फाल्गुन नृत्य हो गया, लूर नृत्य हो गया, डफ, गुगा, खोड़िया, होली नृत्य, ये सभी आपका हरियाणा से संबंधित है। राजस्थान की बात करेंगे तो घूमर नृत्य, कठपुतली, गिर और कालबेलिया, ये सभी आपका कहाँ से संबंधित है, तो आपका राजस्थान से संबंधित दोस्तों आपका क्या है, तो नृत्य है, ठीक है। चलिए, इसके अलावा अगला जो क्वेश्चन पूछा गया था कि इंडिया है जो कि फर्स्ट ओलंपिक गोल्ड आपका कब लाया था, ठीक है। तो आपको बता दें इसका जो राइट आंसर है आपका एम्स्टर्डम 1928 में, जब भारत ने हॉकी में प्रथम ओलंपिक स्वर्ण पदक जीता था, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा अगर आपसे स्वतंत्र भारत का पूछे कि स्वतंत्र भारत में भारत ने पहला ओलंपिक में स्वर्ण पदक कब लाया है, तो स्वतंत्र भारत में आपका 1948 के लंदन ओलंपिक में लाया था, ठीक है। ब्रिटेन को हराकर अपना पहला स्वर्ण पदक जीता था। इसके अलावा पहला व्यक्तिगत पदक अगर आपसे पूछे व्यक्तिगत पदक स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय, तो ये दोस्तों आपका अभिनव बिंद्रा हो जाएंगे, जो कि 2008 के बीजिंग ओलंपिक में पुरुषों की 10 मीटर वाली एयर राइफल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो ओलंपिक से ही आपका नेक्स्ट क्वेश्चन देखने को मिला था, वो पूछा गया था कि ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी। तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों आपका हो जाएगा वो आपका कर्णम मल्लेश्वरी हो जाएगा, ठीक है। कर्णम जो मल्लेश्वरी हैं एक सेवानिवृत्त भारतीय भारोत्तोलक है। वो 2000 में सिडनी में ओलंपिक में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी थी, ठीक है। इसके अलावा अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि मलिक जो अंबर है वह आपका किस साम्राज्य से संबंधित है। तो इसका जो राइट आंसर है आपका अहमदनगर साम्राज्य यानी कि अहमदनगर सल्तनत इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा। मलिक अंबर की बात करेंगे तो अफ्रीकी मूल का एक प्रधानमंत्री और जनरल था, जिन्होंने अहमदनगर सल्तनत की सेवा की थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि छत्तीसगढ़ बिरनी पुरस्कार 2021 किसे दिया गया है। तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों आपका हो जाएगा दुती चंद, ठीक है। दुती चंद आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा। अप्रैल 2021 में ये पुरस्कार दिया गया है। 100 मीटर और 200 मीटर में जकार्ता एशियाई खेलों की रजत पदक विजेता दुती चंद को छत्तीसगढ़ बिरनी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, ठीक है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, दुती चंद आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि ह्यूमिडिटी क्या होती है, ह्यूमिडिटी। तो इसका जो राइट आंसर था आपका था वाटर प्रेजेंट इन एयर, आपका इसका क्या था, राइट आंसर था, ठीक है। वायुमंडल में विद्यमान अदृश्य जलवाष्प की मात्रा आर्द्रता कहलाती है। इसके अलावा यह आर्द्रता पृथ्वी से वाष्पीकरण के विभिन्न रूपों द्वारा वायुमंडल में आपका क्या होती है, पहुँचती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था आपका कि वर्नाकुलर जो प्रेस एक्ट है वो आपका किस वर्ष आया था। तो वर्नाकुलर जो प्रेस एक्ट है आपका 1878 में आया था। शायद आपसे इसका वायसराय भी अगर पूछ लिया जाए तो 1878 में वर्नाकुलर जो प्रेस एक्ट है वो दोस्तों किस वायसराय के काल में आया था। तो वह आपका लॉर्ड लिट्टन के कार्यकाल में आया था। लॉर्ड लिट्टन का जो कार्यकाल है आपका 1876 से 1880 तक का था। इसके अलावा 1878 का जो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट था उसको 4 साल के बाद यानी कि 1882 में लॉर्ड रिपन के द्वारा इसे रद्द भी किया गया था। तो इसको भी आप लोग याद रख दीजिएगा। बात करें वर्नाकुलर प्रेस एक्ट का कि यह है क्या, तो यह एक्ट है जो कि अंग्रेजों के द्वारा भारतीय प्रेस पर लगाए गए नियंत्रण में सर्वाधिक प्रमुख और महत्वपूर्ण था। इस कानून के द्वारा सरकार को किसी भी खबर और संपादकीय को सेंसर करने का व्यापक अधिकार है जो कि मिल गया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ओजोन का केमिकल स्ट्रक्चर आया था, उसका आपको बताना था कि इनमें से कौन सा सही है। तो जो आप ये फिगर जो आपको सामने दिख रहा है यही दोस्तों आपका फिगर सही था और यही फिगर आपको सही करके आना था, ठीक है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था औद्योगिक नीति 1956 में कितने उद्योग शामिल थे। तो इसका जो राइट आंसर है आपका 17 उद्योग आपका राइट आंसर हो जाएगा। 1956 का जो औद्योगिक नीति था उसके प्रस्ताव ने सम्मान में 3 टुकड़ों में बांटा गया था।
प्रथम श्रेणी में एक कंपनी को शामिल किया गया है जो कि पूर्णतः सार्वजनिक क्षेत्र के लिए थी, जिसमें निजी क्षेत्र में प्रवेश की अनुमति नहीं थी और इसमें 17 उद्योग शामिल थे। दूसरा श्रेणी की बात करेंगे तो वो उद्योग शामिल थे जिनमें निजी सार्वजनिक क्षेत्र की पूर्ण भूमिका निभाई जा सकती है। तीसरी श्रेणी में से सभी उद्योग शामिल थे जिनमें निजी सहज क्षेत्र में प्रवेश किया जा सकता है। ठीक है, इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि फर्नहोस्टेल लाइकोफाइट्स निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो पेरिडोफाइट्स इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा। पेरिडोफाइट की बात करेंगे तो पेरिडोफाइट बीजाणु पैदा करने वाले संवहनी पौधे होता है। इसके अलावा ब्रायोफाइट्स की बात करते हैं हम लोग, तो ब्रायोफाइट्स को पादप जगत का क्या कहा जाता है? तो उभयचर कहा जाता है। उन्हें निषेचन के लिए पानी की क्या होती है? आवश्यकता होती है। उदाहरण के लिए लिवरवर्ट्स, मोसेफ, फनरिया, ये सभी आपका क्या है? तो ब्रायोफाइट्स के उदाहरण है। जिम्नोस्पर्म की बात करेंगे तो जिम्नोस्पर्म नग्न बीज वाले संवहनी पौधे होते हैं। उदाहरण के लिए साइकस पीनस सिंड्रोम आपके क्या है? तो जिम्नोस्पर्म है। एजियोस्पर्म की बात करेंगे तो फूल संवहनी पौधे होते हैं। उदाहरण के लिए गुलाब, आम और गेहूं इसके उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करेंगे तो पूछा गया था कि प्रसिद्ध संगीतकार अन्नपूर्णा देवी किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? आपका क्वेश्चन का जो लैंग्वेज है वो आपका चेंज किया गया था। पूछा गया था कि सुरबहार से निम्नलिखित में से कौन से प्रमुख व्यक्ति हैं, ठीक है, कौन से रिलेटेड हैं? तो इसका राइट आंसर आपका अन्नपूर्णा देवी हो जाएगा, लेकिन हम क्वेश्चन का लैंग्वेज चेंज कर दिए थे ताकि देखने में अच्छा लगे। ठीक है, तो अन्नपूर्णा देवी सुरबहार वादन में उस्ताद थी। वो पद्म भूषण पुरस्कार से भी सम्मानित हो चुकी है। कब हुई है? तो 1988 में हो चुकी थी। ठीक है, तो अन्नपूर्णा देवी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि काली जो मिट्टी है वो आपका कहाँ पर पाई जाती है? तो इसका जो राइट आंसर है आपका दक्कन प्लेट्यू, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अधिकांश जो काली जो मिट्टी है कि मूल सामग्री ज्वालामुखी चट्टानें हैं जो कि दक्कन के पठार यानी कि दक्कन और राजमहल जाल में बनती है। काली मिट्टी की बात करेंगे तो मुख्यतः कहाँ कहाँ पाई जाती है? तो महाराष्ट्र में पाई जाती है। इसके अलावा कर्नाटक में, गुजरात में, मध्य प्रदेश में पाई जाती है। और इस मिट्टी में मैग्नीशियम, चूना, लौह तत्व और कार्बनिक पदार्थ की अधिकता होती है। और इस मिट्टी का जो काला रंग है टिटनी, फेरस, मैग्नेटाइट एवं जीवाश्म की उपस्थिति के कारण होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो HDI के रिकॉर्ड, HDI के रैंकिंग के अकॉर्डिंग आपके 4 राज्य दिए गए थे, जैसे कि भूटान दिया गया था, श्रीलंका दिया गया था, बांग्लादेश दिया गया था और म्यांमार दिया गया था। इसको आपको क्या करना था? सजाना था। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं मानव विकास सूचकांक 2021-22 का रिपोर्ट, जिसमें आपका जो भारत है आपका 132वें स्थान पर था। टोटल दोस्तों आपका 191 देश था। ठीक है, इसमें से आपका भारत का जो पड़ोसी देश है वो है दोस्तों आपका श्रीलंका। श्रीलंका को दोस्तों आपका 73वां रैंक मिला था। इसके साथ दोस्तों आपका चीन को कितना मिला था? तो चीन को 79 मिला था। भूटान को मिला था कितना रैंक? तो भूटान को दोस्तों आपका 127वां रैंक मिला था। इसके अलावा बांग्लादेश को कितना मिला था? तो बांग्लादेश को आपका 129 मिला था। और आपका नेपाल को कितना मिला था? तो नेपाल को आपका 143। और आपका पाकिस्तान को कितना मिला था? तो पाकिस्तान को 161 आपका रैंक मिला था। ठीक है, इसके अनुसार आपको कौन कौन सा ऑप्शन दिए गए थे आप लोग मिला लीजिएगा और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि इसका आंसर है जो कि आपका क्या हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पूछा गया था कि सियालदह वर्धमान जो रेलवे स्टेशन है वो आपका किस जोन में आता है? तो इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा पूर्वी रेलवे क्षेत्र में आता है। इसका जो मुख्यालय है फेयरली प्लेस कोलकाता में है और इसमें 4 डिवीजन शामिल है। 4 डिवीजन में आपका सियालदह है, आसनसोल है, मालदा है, हावड़ा है। इसके अलावा प्रमुख रेलवे स्टेशन की बात करेंगे तो मालदा टाउन, सियालदह, आसनसोल, कोलकाता, दुर्गापुर, वर्धमान, रामपुर हाट, इसके अलावा भागलपुर, जसीडीह, बंदेल, नेहाटी, ये सभी आपका पूर्वी रेलवे के अंतर्गत ही आता है। पूर्वी रेलवे भारत की सबसे पुरानी ट्रेन की बात करेंगे तो कालका मेल संचालित करती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि भारत की पहली महिला फाइटर जेट कौन है? ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा अवनी चतुर्वेदी, इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा। अवनी चतुर्वेदी की बात करेंगे तो इंडियन एयरफोर्स की पहली महिला लड़ाकू पायलट है जिन्होंने विदेश के युद्धाभ्यास में भी हिस्सा लेकर इतिहास है जो कि रच दिया है। इसके अलावा इन्होंने वीर गार्जियन 2023 जो हुआ था उसमें आपका भारतीय दल का हिस्सा बनी थी। वीर जो गार्जियन है वो दोस्तों आपका क्या है? तो यह आपका संयुक्त अभ्यास है। इसमें आपका भारत और जापान के बीच पहले संयुक्त अभ्यास हवाई अड्डे में भी भाग लिया था। ठीक है, जो वीर गार्जियन है दोस्तों आपका कौन से
कंट्री, मतलब भारत और कौन सा देश आपका वीर गार्जियन युद्धाभ्यास करता है, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ठीक है, इसके अलावा एक आपका हवाई युद्धाभ्यास हुआ है जो कि भारत और जापान के बीच हुआ था। इसमें भी आपका अवनी जो है जो भाग ले चुकी है, अवनी चतुर्वेदी। ये जो युद्धाभ्यास है हयाकारू एयरबेस में है वो आपका हुआ था। जो वीर जो गार्जियन है फ्रेंड्स, शायद आपका ये फ्रांस और भारत का युद्धाभ्यास है। इसको एक बार आप लोग चेक कर लीजिएगा। ठीक है,